अस्सलामुअलैकुम। द पोल्ट्री प्लेनेट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को लख्ते हसन की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज हम मुर्गियों की जिस बीमारी के मुतालिक बात करने जा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में ये मुहलिक बीमारी वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस बीमारी को दायमी सांस की बीमारी या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कहा जाता है। परिंदों में ये बीमारी एक खतरनाक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से पैदा होती है। माइकोप्लाज्मा सांस की बीमारी के अलावा परिंदों के मुदाफ़ती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से परिंदे एनडी, आईबी, H9 का शिकार भी हो जाते हैं। माइकोप्लाज्मा बर्ड्स में सांस की बीमारी के अलावा कुछ और इन्फेक्शंस भी पैदा करता है, जिनकी अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरानकुन होती हैं और इनको माइकोप्लाज्मासिस कहा जाता है। ये तमाम अलामात और इन्फेक्शंस हम आगे चलकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे एक महदूद सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में इस बीमारी को कुछ हद तक डायग्नोज किया गया, जबकि डोमेस्टिक लेवल पर या घरेलू सतह पर जो छोटे फार्मर्स काम कर रहे हैं, वहाँ इस बीमारी को या तो प्रॉपर डायग्नोज ही नहीं किया गया या फिर हिट एंड ट्रायल बेस पर इम्प्रॉपर मेडिकेशन की गई, जो इस बीमारी के नुकसान की बड़ी वजह बनी। माइकोप्लाज्मा की अलामात पेचीदा होने की वजह से इसकी तशखीस करना कदरे मुश्किल है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको माइकोप्लाज्मा की अलामात, इसके इलाज और हिफाजती इक़दामात से आगाह करेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इन हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा रहते हुए अपने बर्ड्स को इस बीमारी से बिल्कुल महफूज रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। माइकोप्लाज्मा बेसिकली एक बैक्टीरिया का नाम है और इसकी तकरीबन 200 के करीब इकसाम हैं, लेकिन अभी तक इसकी सिर्फ 4 इन्फेक्शंस ही सामने आई हैं जो पोल्ट्री को इन्फेक्ट करती हैं। यहाँ एक और अच्छी बात आपको बताता चलूँ कि अमूमन सवाल किया जाता है क्या फलां बीमारी की सूरत में इन्फेक्टेड बर्ड के अंडे या गोश्त खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि माइकोप्लाज्मा से इन्फेक्टेड बर्ड के अंडे या गोश्त बिल्कुल खाया जा सकता है और इससे इंसानी सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं। 1905 में माइकोप्लाज्मा को मुर्गियों में सांस की बीमारी के तौर पर देखा गया, जो उस वक्त सिर्फ डोमेस्टिक पोल्ट्री में ही पाई जाती थी। इसके तकरीबन 50 साल बाद न सिर्फ इसने अपनी शक्ल तब्दील की, बल्कि इसकी अलामात और पेचीदगियां बढ़ती गईं। ताहम 1980 की दहाई में इस इन्फेक्शन को माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का नाम दिया गया। इस दौरान यह भी मालूम हुआ कि यह बीमारी जॉर्जिया, कैलिफोर्निया और कोलोराडो के जंगली परिंदों से घरेलू परिंदों में फीडिंग के वक्त क्लोज कांटेक्ट से मुंतकिल हो रही है। इसके बाद वहां जंगली परिंदों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग यूनिट्स तश्कील दिए गए और परिंदों की बीमारियों और सेहत के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज किया गया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना तो इन अवामल पर गौर किया जाता है और ना ही इसकी नज़ाकत को समझा जाता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की साख्त पर गौर करें तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक मजबूत सेल वॉल होती है, जो इसे कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाती है। यही वजह है कि अगर इस बीमारी के खिलाफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या इम्प्रॉपर मेडिकेशन की जाए तो ये मजीद बिगड़ जाती है। ज्यादातर ये बीमारी घरों में गेम बर्ड के तौर पर पाली जाने वाली असील मुर्गियों या डोमेस्टिक फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली मुर्गियों पर हमला करती है, क्योंकि वहां पर ना तो जंगली परिंदों की आमदोरफ्त को रोका जा सकता है, ना ही बायो सिक्योरिटी का मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद होता है। यही वजह है कि ये बीमारी छोटे फार्मर्स के लिए दर्द सर बन जाती है। माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन में से माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम आमतौर पर परिंदों में देखने को मिलती है। इस कंडीशन में परिंदों की एक आंख या शदीद दबाव की सूरत में दोनों आंखें भी सूज जाती हैं। बाज़ दफा आंख, मुंह, नाक या कलगी और गर्दन पर शदीद सोजश नजर आती है। ये बीमारी परिंदे की ऊपर वाली और निचली सांस की नाली को मुतासिर करती है। सांस और खुराक की नाली में शदीद गाढ़ा और लेसदार मवाद जमा हो जाता है, जो सांस लेने और खुराक खाने में दुश्वारी का बायस बनता है। खुराक की नाली बंद होने से परिंदे खाना पीना छोड़ देते हैं, गोया परिंदे का पोटा बंद होने जैसी अलामात जाहिर होती हैं। मजीद अलामात में आंखों के गिर्द झाग का जमा होना, नाक से पानी बहना, मुंह से राल टपकना, खांसी, छींके आना, सर को बार बार हिलाना या पंजों से सर को चटकना शामिल है। इस बीमारी में परिंदे पतली पानी की तरह बीट करते हैं, जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है।
इसके अलावा परिंदों का हाँफना, मुंह खोलकर सांस लेना या गैर इरादी तौर पर सर के बल झूलना भी इन अलामात में शामिल है। परिंदे धूप वाली जगह या गर्म जगह पर बैठना पसंद करते हैं और बाज़ औक़ात सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। ये बीमारी किसी भी उम्र के परिंदों पर हमला आवर हो सकती है। अंडे देने वाली मुर्गियों की अलामात पर गौर करें तो उनकी सांस की नाली में मखसूस आवाज़ पैदा होती है। ब्रीडर्स खुराक कम कर देते हैं जिससे अंडों और वजन में कमी हो जाती है। मादा परिंदों की निस्बत नर परिंदों में अलामात वाज़ह नजर आती हैं। पोस्टमार्टम में दिल और जिगर के इर्द गिर्द करीम रंग की झिल्ली चढ़ जाती है। पोस्टमार्टम अगर बीमारी शुरू होने के चंद दिन बाद किया जाए तो फेफड़ों पर सख्त निशानात और उनमें गाढ़े मादे की मौजूदगी दिखाई देती है, और अगर पोस्टमार्टम बीमारी शुरू होने के काफी दिन बाद किया जाए तो सांस की नाली में गाढ़े रेशे और परिंदे के पट्टे नर्म और जर्द रंग के दिखाई देते हैं। ये थी माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम की अलामत। इसके बाद हम आपको इससे मिलती जुलती 3 और माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन के मुताल्लिक बताएंगे और वीडियो के आखिर में इस बीमारी के इलाज और बचाव पर बहस करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बड़ी माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन है वो है माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई। माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई की बाकी तमाम अलामत माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम से मिलती हैं। साइनोवियाई में छींकें आती हैं लेकिन खांसी नहीं होती। माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम में जनरल डायरिया होता है, जबकि माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई में सब्ज रंग के असहाल देखने को मिलते हैं। माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई की 3 अलामत माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिनमें लंगड़ापन वाज़ह नजर आता है। बाज़ दफ़ा मुर्गियां एक टांग और बाज़ दफ़ा दोनों टांगों से चलने से कासिर होती हैं। इस बीमारी में परिंदे एक टांग उठाकर खड़े रहते हैं। बर्ड्स के जॉइंट्स पर सूजन नजर आती है जो टांगों के जॉइंट्स में वाज़ह दिखाई देती है, और सब्ज रंग में पानी वाला डायरिया शुरू हो जाता है। वैसे तो तमाम माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शंस का शुमार बैकयार्ड चिकन डिजीजेस में होता है। माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई ज्यादातर असील मुर्गियों में देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर जो माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन है वो है माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस। माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस के क्लिनिकल साइन में डायरिया, जॉइंट्स की सूजन या लंगड़ापन जैसी अलामत नहीं होती, जबकि बाकी तमाम अलामत साइनोवियाई और गैलेसेप्टिकम जैसी ही होती हैं। माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस में सिर्फ एक अलामत ऐसी होती है जो बताई गई 2 किस्म की इन्फेक्शन से मुख्तलिफ नजर आती है। इसमें परिंदे अपने असाब पर काबू नहीं रख सकते और मसल्स डिसऑर्डर जैसी शिकायत सामने आती हैं। इस बीमारी में परिंदों की गर्दन या सर पीछे की तरफ या किसी भी सम्मत में मुड़ना शुरू हो जाता है, जिसे टॉर्टिकुलस कहा जाता है। चौथे नंबर पर पोल्ट्री को इन्फेक्ट करने वाली माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा आयोवियाई है। माइकोप्लाज्मा आयोवियाई टर्की बर्ड्स को इन्फेक्ट करती है। यह टर्की बर्ड्स में एग बाइंडिंग, एम्ब्रियो मोर्टेलिटी और पेट के अमराज का बायस बनती है। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में इस पर तफसीली बहस करेंगे। अब अगर इस मुहलिक बीमारी से बचाव और हिफाजती इक़दाम पर गौर करें तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको वैक्सीन रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि माइकोप्लाज्मा अमूमन कमर्शियल फार्मिंग की निस्बत घरेलू मुर्गियों पर ज्यादा हमला करती है। यही वजह है कि इसे बैकयार्ड चिकन डिजीज कहा जाता है। तो घरों में छोटे पैमाने पर मुर्गियों को जंगली परिंदों से दूर रखना काफी मुश्किल होता है, और बाकी ये कि मैनेजिंग में भी काफी लूप होल्स होते हैं। तो ऐसे हालात में स्पेशली इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन का सहारा लेना नहायत मफीद और समझदारी की अलामत है। बरसात और सर्दियों के मौसम में जंगली परिंदे, कौवे और चिड़िया वगैरह अमूमन इस बीमारी का शिकार होते हैं। इन दिनों फार्म को जंगली परिंदों की आमदोरफ्त से महफूज बनाने की कोशिश करें। चूजों या मुर्गियों की बछाली को गीला होने से बचाएं। फार्म में ऑक्सीजन की कमी या नमी की ज्यादती भी इस बीमारी की वजह बन सकती है। धुंध के दिनों में फार्म को मुकम्मल बंद करने से फार्म में नमी का तनासुब बढ़ जाता है और गर्दो गुबार जमा हो जाता है, जिसमें सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। सर्दियों में गैस या कोयला वगैरह जलने से पैदा होने वाली नुकसानदा गैसेस के अखराज को यकीनी बनाया जाए ताकि परिंदों में सांस लेने में दुश्वारी न हो। ब्रायलर में ये बीमारी 3 हफ्ते की उम्र में हमला करती है, लिहाजा इन अयाम में खसूसी तवज्जो की जरूरत होती है। घरेलू मुर्गियों में खुराक और पानी को कवर्ड एरिया में रखें ताकि जंगली परिंदों की पहुंच से दूर रहें। हैचरी से एक दिन का चूजा खरीदते वक्त तसल्ली करें कि वो इस बीमारी से महफूज हो। मुतासिरा परिंदों को सेहतमंद परिंदों से अलहदा कर दें। मर जाने वाले परिंदों को जला दें या गड्ढा खोदकर इसमें दबा दें। पोल्ट्री फार्म इस किस्म का तामीर करें जिसमें जंगली परिंदे दाखिल न हो सके।
आम लोगों या मुलाकातियों का फार्म में दाखिला बंद कर दें। फार्म में जाने से पहले जरासीम से पाक मखसूस जूते और लिबास पहने। खुराक और पानी के तमाम बर्तनों को पोटाशियम परमैंगनेट से धोएं। फार्म के अंदर 1 हिस्सा फार्मालिन और 24 हिस्से पानी, जबकि फार्म के बाहर 12 हिस्से पानी और 1 हिस्सा फार्मालिन मिलाकर स्प्रे करें। बीमार परिंदों में सफाई का ख्याल रखें और हवा की आमदोरफ्त को बढ़ा दें। इस बीमारी के इलाज के लिए ट्राइपर्सन महलूल 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में 7 दिन तक इस्तेमाल करें, या फिर गैलामाइसिन 2 चाय के चम्मच 5 लीटर पानी में 7 दिनों तक दें। इसके अलावा एरेथ्रोमाइसिन 16 से 20 चाय के चम्मच 1 बोरी खुराक में डालकर भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और ब्रोमैक्सिन स्क्रीन पर दिखाई गई डोजेज के मुताबिक इस्तेमाल करके खातिर-ख्वाह नताइज हासिल किए जा सकते हैं। शदीद बीमारी की सूरत में या अगर बीमारी आए हुए ज्यादा दिन गुजर जाएं, तो लिंकोसेप्ट्रिन 1 चाय का चम्मच 10 लीटर पानी में 7 दिनों तक इस्तेमाल करें, या फिर TSC-80 1 चाय का चम्मच 1 लीटर पानी में, या फिर टाइलन प्रीमिक्स 80 ग्राम फी बोरी खुराक में 7 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा एनरोफ्लॉक्सासिन, एमेंटाडिन या कोलिसिन में से कोई एक दवा स्क्रीन पर दिखाई गई हदायत के मुताबिक दें। शदीद बीमारी की सूरत में जब परिंदे खुराक कम खा रहे हों तो टाइलन DHF इंजेक्शन लगाना मुनासिब रहता है। इसके अलावा वीडियो में बताई गई एंटीबायोटिक्स के कुछ कॉम्बिनेशंस मार्केट में दस्तयाब हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके बेहतर नताइज हासिल होते हैं। मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को मिलाकर इस बीमारी के लिए जो दवाएं इस्तेमाल करवाई जाती हैं, इनके नताइज काफी बेहतर रहते हैं, लेकिन इनमें बेशतर अद्वियात कम से कम 1000 बर्ड्स की पैकिंग में दस्तयाब होती हैं। वो लोग जो घरेलू सतह पर 150 या इससे भी कम मुर्गियां पालते हैं, इन अफराद के लिए हम अगली वीडियो में आम मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब एंटीबायोटिक्स और इन्हें मिलाकर इस्तेमाल करने के मुतल्लिक़ तफसीलन रहनुमाई फराहम करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल द पोल्ट्री प्लेनेट को सब्सक्राइब करें और 7 घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप हर नए आने वाली अपडेट से बाखबर रहें कि आप इस वीडियो से मुस्तफीद हुए या आप हमारी राय से किस हद तक मुतफिक हैं। अपनी फीडबैक जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।